हाय दोस्तों। बहुत खुशी की बात है कि इस बार डीए 58% हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर क्या आप लोग जानते हैं कि डीए जो बढ़ रहा है वो इसी रेट से क्यों बढ़ रहा है, कम या ज़्यादा क्यों नहीं? हर 6 महीने में हम लोग सुनते हैं कि इस बार डीए 2% बढ़ गया, ये 3% बढ़ गया, या इस बार तो कमाल ही हो गया भाई साहब, इस बार तो डीए 4% बढ़ गया है। पर इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है? क्या आपको लगता है कि महंगाई के बराबर ही आपका डीए बढ़ रहा है, और या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का सिर्फ बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है? तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं कि डीए यानी डियरनेस अलाउंस होता क्या है, एग्जैक्टली कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पर आपका डीए एक्चुअली डिपेंड कर रहा है, और क्या डीए जो है वो एक्चुअल इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ही बढ़ रहा है या उससे कम या ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्वागत है आपका चैनल रिटायर श्योर पर, जहां हम लोग बात करते हैं आपकी जॉब और रिटायरमेंट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। और जो बाकी के 3 क्वेश्चंस हैं इनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि डियरनेस अलाउंस होता क्या है। तो बेसिकली देखो, मैं तो डीए है क्या, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के लिए एक कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट है। जिसे आसान भाषा में मैं अगर समझाऊँ तो हिंदी में इस डीए को क्या बोलते हैं, महंगाई भत्ता। अब महंगाई तो देखिए टाइम के साथ होनी ही है। अगर महंगाई ज़्यादा हुई, ज़्यादा बढ़ी, तो डीए भी ज़्यादा ही बढ़ेगा। अगर महंगाई कम बढ़ी तो डीए भी कम बढ़ेगा। इतनी बात क्लियर है। और सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पता होगा जो डीए है वो उनकी बेसिक पे पर कैलकुलेट किया जाता है। यानी अगर आपकी बेसिक पे मान लीजिए 100 रुपये है और डीए इस टाइम 20% चल रहा है, तो आपकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, 120 रुपये, अगर मैं बाकी अलाउंसेस को हटा दूँ। और आप सबको ये पता होगा या पता भी होना चाहिए कि डीए जो है वो साल में 2 बार रिवाइज़ किया जाता है, एक बार जनवरी और एक बार जुलाई। और जो जनवरी वाला डीए है वो पेबल होता है लगभग कह लीजिए मार्च या अप्रैल में, और जो जुलाई वाला है वो पेबल होता है लगभग सितंबर या अक्टूबर में। जैसे इस मंथ की बात करूँ तो इस बार जो डीए है आपका वो अक्टूबर में पेबल है। और इस ग्राफ को ज़रा ध्यान से देखिए। ये ग्राफ आपको क्या दिखाना चाह रहा है कि डीए परसेंटेज किस पर डिपेंड कर रहा है, एआईसीपीआई नंबर पर, मतलब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। अगर ये नंबर्स बढ़ेंगे तो डीए भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ये देखिए, जैसे जनवरी 2023 की अगर मैं बात करूं तो डीए आपका लगभग 42% था, और जुलाई 2025 की मैं बात करूं तो अब ये बढ़कर कितना हो गया है, 58% हो गया है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखिए, ये देखिए, आपको और क्लैरिटी देने के लिए मैं एक प्रेस रिलीज सामने लाया हूँ। जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो है ना, वो क्या करता है, हर मंथ प्रीवियस मंथ का आपको सीपीआई इंडेक्स देता है फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। बेसिकली सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के नंबर्स हमें देता है। ये देखिए, सितंबर का ये लेटर है, तो अगस्त के ये हमें नंबर्स दे रहा है कि अगस्त में जो सीपीआई इंडेक्स है वो अब कितना हो गया है, 147.1, और उससे भी प्रीवियस मंथ में कितना था, 146.5, मतलब ये बढ़ गया है। तो अगर आपका ये सीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स बढ़ गया है तो डीए भी जाहिर सी बात है क्या होगा, बढ़ेगा। तो डीए तो आपका किस पर डिपेंड कर रहा है, सीपीआई इंडेक्स पर। और सीपीआई इंडेक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, वो इन 6 ग्रुप्स पर डिपेंड कर रहा है। पहला, फूड एंड बेवरेजेस, जो आपका खाना पीना है वो। दूसरा, पान सुपारी और जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं बेसिकली, हालांकि इनका परसेंटेज बहुत कम होता है बट स्टिल। फिर तीसरा, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, जो आप पहन रहे हैं, है ना। चौथा, हाउसिंग, मतलब मान लीजिए आप किसी घर पर रेंट पर रह रहे हैं तो रेंट कितना घट रहा है, बढ़ रहा है, उस पर। पांचवा, फ्यूल और लाइट, इनकी कॉस्ट। और एक छठा है मिसलेनियस, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपका हेल्थ केयर हो गया या एजुकेशन हो गया, इन ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से आप ये समझ गए हैं कि डीए आपका सीपीआई इंडेक्स पर डिपेंड करता है, और सीपीआई इंडेक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, वो उन 6 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए, जो सीपीआई इंडेक्स है वो क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है कि कितना एक एवरेज प्राइस चेंज हुआ, किसका, असेंशियल गुड्स का। ठीक है, ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, असेंशियल गुड्स और सर्विसेज का। जो पीपल, जो हम लोग हर रोज़ यूज़ कर रहे हैं, उनका कितना प्राइस चेंज हो रहा है हर महीने, उसका एक नंबर हमें देता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। उसी पर हमारा क्या डिपेंड करता है, डीए डिपेंड करता है। और देखिए, आपने सुना होगा कि बेस ईयर 2016 में इसका बदल दिया गया था। आपने ध्यान दिया होगा कि 2016 से पहले, मतलब 7th पे कमीशन, है ना, बेसिकली 6th पे कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, है ना, जब 7th पे कमीशन लागू होना था उस टाइम पर जो डीए था वो 150% के आसपास था। आज जब 8th पे कमीशन की रिपोर्ट आनी है तो जो आपका डीए है वो कितना है, वो 60 तक भी नहीं पहुंचा है अभी, है ना। तो जो बीजेपी गवर्नमेंट आई थी उन्होंने आते ही सबसे पहला काम क्या किया था कि डीए का फॉर्मूला बदल दिया था। फॉर्मूला इन द सेंस कि जिन चीज़ों पर सीपीआई इंडेक्स डिपेंड करता था वो चीज़ें ही बदल दी थी। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें थी और उनका कितना परसेंटेज है।
ये देखिए, हमने ऊपर देखा था कि 5-6 चीज़ों पर आपका सीपीआई इंडेक्स डिपेंड करता था, जिसमें फूड और बेवरेजेस उनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है 46%, हाउसिंग का 17, फ्यूल लाइट का लगभग 7, 6.5 लगभग क्लोथिंग, और मिसलेनियस में देखिए ट्रांसपोर्ट आ गया, एजुकेशन आ गया, हेल्थ केयर आ गया, उनका लगभग 23%। अब यहाँ ज़रा 1 मिनट रुकिए और मुझे बताइए, क्या आप अपनी सैलरी का या अपने मंथली एक्सपेंडिचर का 46% या मैं बोलूँ लगभग आधा आधी सैलरी, आधा एक्सपेंडिचर आप खाने पीने पे खर्च कर रहे हैं क्या? और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फूड और बेवरेजेस के जो रेट हैं, जिस प्राइस चेंज की ये लोग बात कर रहे हैं, उसमें मैकडी के बर्गर और डोमिनोज के पिज़्ज़ाज नहीं आ रहे हैं। उसमें क्या आ रहा है? उसमें आ रहा है चावल, आटा, दाल, मूंगी की दाल, मसूर की दाल। उनके भी कौन से रेट? उनके भी रिटेल के रेट नहीं, होलसेल प्राइस इंडेक्स के रेट। होलसेल में जिस रेट पर आपको आटा, दाल, चावल मिल रहा है, उनमें जितना चेंज आ रहा है उस पर आपके डीए डिपेंड कर रहा है। तो मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप अपनी सैलरी का कितना परसेंट फूड और बेवरेजेस में इंक्लूड करते हैं। वो सिर्फ एसेंशियल फूड आइटम्स की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि आप जो रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं उसकी। दूसरी चीज़ फिर ये देखिए कि मिसलेनियस का देखिए, जिसमें आपका इंक्लूड है ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, है ना, वो अकाउंट फॉर कर रहा है लगभग 23%। तो दूसरी बात मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपके मान लीजिए 1 या 2 बच्चे हैं, तो उनके स्कूल का मंथली एक्सपेंडिचर कितने परसेंटेज है आपकी सैलरी के? ठीक है, तो अब हम फाइनल बात करते हैं, डीए क्या एक्चुअल इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ रहा है या नहीं। इसको समझने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट है, ठीक है। उसमें ये बता रहा है कि एक एवरेज इंडियन कितना स्पेंड करता है अपना पैसा। ये देखिए, थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसको मैं बड़ा करता हूँ इमेज को। ये एक पाई चार्ट है जिसमें जो ब्लैक कलर है वो ऑब्लिगेटरी आइटम्स को दर्शा रहा है, जो रेड कलर है वो डिस्क्रिशनरी आइटम्स को, और जो ऑरेंज कलर है वो नेसेसिटी को दर्शा रहा है। तो एक एवरेज इंडियन अपना सिर्फ 32% पैसा, मतलब 32% पैसा ही वो सिर्फ असेंशियल या नेसेसिटी के आइटम्स पर खर्च कर रहा है। बाकी लगभग 70% पैसा तो वो ऑब्लिगेटरी और डिस्क्रिशनरी आइटम्स में लगा दे रहा है। और हमने अभी देखा था जो सीपीआई इंडेक्स है या जो डीए है, वो तो आपका सिर्फ नेसेसिटी के आइटम्स पर ही डिपेंड कर रहा था, और वो एक इंडियन तो सिर्फ अपना 30-32% ही पैसा उन पर लगा रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या जो डीए है वो एक्चुअल इन्फ्लेशन के फिगर्स को दर्शाता है या नहीं। और दूसरा, कुछ लोग पूछेंगे अब ये ऑब्लिगेटरी और डिस्क्रिशनरी आइटम्स क्या है। तो ऑब्लिगेटरी वो आइटम्स हैं जैसे आपने मान लीजिए कोई होम लोन लिया हुआ है या कोई कार लोन लिया हुआ है ना, या हेल्थ केयर में या हॉस्पिटल्स में आप कितना पैसा खर्च रहे हैं, है ना, या बच्चों की स्कूल फीस में कितना पैसा जा रहा है, वो आपके ऑब्लिगेटरी एक्सपेंडिचर्स हो गए। और डिस्क्रिशनरी जो नेसेसिटी बिल्कुल भी नहीं है, ऑब्लिगेटरी भी नहीं है, डिस्क्रिशनरी वो एक्सपेंडिचर है जो आप अपना लाइफस्टाइल सुधारने के लिए, है ना, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, कोई मूवी देखना, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना, महंगी गाड़ियाँ खरीदना, महंगी घड़ियाँ लेना, घूमना फिरना, इंटरनेशनल टूर्स करना, वो एक डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर में आता है। तो इस पाई चार्ट को देखकर आपको इतना ज़रूर समझ में आ गया होगा कि जो डीए है वो एक्चुअल इन्फ्लेशन के रेट के आसपास भी नहीं है ना। और ये मैं सिर्फ एक रिपोर्ट से आपको नहीं, मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें पढ़िए क्या लिखा है। स्कूल फीस की बात हो रही है यहाँ पर। आपको पता है हर साल स्कूल फीस में जो इन्फ्लेशन है वो कितना है? वो है लगभग 10 से 30% का। ये देखिए, वॉइस ऑफ पेरेंट्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद शकील का ये कहना है कि जो स्कूल अपनी फ़ीस है हर साल 10 से 30% क्यों बढ़ा रहा है, जबकि इन्फ्लेशन जो है वो 10% भी नहीं है। और इनका भी यही कहना है कि जो ट्यूशन फ़ीस है, स्कूल की फ़ीस है, उसको इन्फ्लेशन में पैक किया जाना चाहिए ना। जब इन्फ्लेशन को दिखाते हैं, गवर्नमेंट जो इन्फ्लेशन आपको दिखा रही है वो एक्चुअल इन्फ्लेशन नहीं दिखा रही है, ठीक है। फिर देखिए, और देखिए, ये तो स्कूल की फ़ीस की बात हो गई। अब देखिए, हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर में भी तो लगता है। अब चाहे आप इंश्योरेंस ले लीजिए, और इंश्योरेंस नहीं लिया हो तो हॉस्पिटल के बिल्स दे दीजिए, क्योंकि बीमार तो हर बंदा हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि कोई बीमार नहीं हो रहा है ना। ये देखिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इंडियाज़ हेल्थ केयर कॉस्ट टू राइज 13% इन 2025। और जो इससे प्रीवियस ईयर यानी 2024 में कितना था? 12% का इंक्रीज था। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि स्कूल की फ़ीस हर साल लगभग 10 से
30% बढ़ रही है, और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, न्यूज़पेपर की कटिंग्स में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो 12 से 13% बढ़ रही है, और आपका डीए साल में कितना परसेंट बढ़ता है? 5 से 6%। तो अब आप बताइए, क्या डीए जो है वो एक्चुअल इन्फ्लेशन को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा? तो अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ये वीडियो मुझे एक्चुअली बनानी क्यों पड़ी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रिटायर श्योर आपकी मदद करता है एनपीएस और यूपीएस में से आपके लिए सही पेंशन स्कीम चुनने में। तो ऐसी ही एक लास्ट वीडियो में मैंने एक रेलवे के लेवल 7 एम्प्लॉय का एक कंपैरिजन किया हुआ था एनपीएस और यूपीएस का, जहाँ मैंने डीए को तो एवरेज माना था कि वो हर साल 5% बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन मैंने मानी हुई थी 6%। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जिसमें लोग ये कह रहे थे कि अब यार इस बंदे को तो कुछ भी नहीं आता, इसे तो कोई नॉलेज नहीं है, डीए से ज़्यादा इन्फ्लेशन कैसे हो सकता है ना, ये सारी गलत कैलकुलेशंस हैं। तब मुझे यह एहसास हुआ कि बहुत लोग जो हैं वो सच्चाई से बहुत दूर हैं, ठीक है। बट एक्चुअल डाटा, एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स मैं आपके लिए लाया हूँ ताकि आप लोग किसी गलत फहमी में ना रहें। और अगर अब तक भी आप लोग परेशान हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपके लिए कौन सी पेंशन स्कीम बेहतर है, एनपीएस या यूपीएस, तो रिटायर्चर आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड पेंशन कंपैरिजन रिपोर्ट लेकर आता है। अगर आपको भी वो रिपोर्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा। उस लिंक में, गूगल फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर करते चलिए, ठीक है। लास्ट में जब वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आपकी एक पर्सनलाइज्ड पेंशन कंपैरिजन रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा होगा कि आपके लिए आपकी ज़रूरतों के हिसाब से कौन सी पेंशन स्कीम सही है। और अगर आपको भी हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कोई भी इशू आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।